नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी कक्षा 6 हमारा अतीत अध्याय 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध त्याग किया या नहीं, युद्ध नीति के बदले धम्म नीति की नीति अपनाई। रोशन के रुपये। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी ने कड़क नोट मिले। रोशन एक लड़का था, उसे जन्मदिन पर दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा लिया। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर वहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। उसने सोचा कि आखिर यहाँ पर शेर क्यों बने हुए हैं। इसके विषय में आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप भी सोचते होंगे, कक्षा 6 बच्चों के लिए है ये। आप देखिए, ये अशोक स्तंभ है जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक चिन्ह क्या है, हवा कहाँ से लिया गया है। अशोक चिन्ह सारनाथ से लिया गया है, जो अशोक के द्वारा निर्मित था। इसमें 4 मुँह वाले शेर का आकृति है। यह 4 मुंह वाले शेर की आकृति है। इसमें देखिए आप लोग, 3 मुंह बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। एक मुख इसके ठीक विपरीत में पीछे की ओर है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। अशोक स्तंभ सारनाथ स्तंभ से लिया गया है और राष्ट्रीय चिन्ह है। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। एक बहुत बड़ा राज्य और एक साम्राज्य। हम जिन शेर चित्र रुपयों पैसों को पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया है, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है, पिछले अध्याय में पढ़ा है। इतिहास के महत्तम राजाओं में एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराए गए। अशोक एक जो महान शासक थे, इनके आदेश पर ऐसे ही आकृतियों पर अनेक लेख लिखे गए। इससे पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। जो ये अभिलेख लिखने की शुरुआत हुई, प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सर्वप्रथम अभिलेख उत्कीर्ण करने वाले भारतीय शासक कौन थे, तो अशोक ही थे। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके जो दादा थे, दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 ईस्वी पूर्व में की थी। जो मौर्य वंश की स्थापना थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। वह 322 ईस्वी पूर्व में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो शासक बने थे। किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से, आचार्य चाणक्य की मदद से। चाणक्य के बचपन का नाम या चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य भी है। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? कौटिल्य। कौटिल्य को ही या नहीं, चाणक्य को ही विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। इनकी सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। उन्हीं का पोता जो हुए अशोक महान हुए। चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। प्रश्न पूछा जाता है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चाणक्य ने। चाणक्य के बचपन का नाम, जैसे कि हमने अभी देखा, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। आगे हम चर्चा करें, वंश क्या होता है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और उसके बाद बिंदुसार का पुत्र अशोक। ये 3 काफ़ी प्रमुख शासक हुए मौर्य वंश में, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। आगे चर्चा को बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि साम्राज्य क्या था। साम्राज्य, बहुत से नगर होते थे साम्राज्य में, और उन्हें काले बिंदुओं पर नीचे दिखाया गया है मानचित्र में। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन, जो साम्राज्य की राजधानियां थी अशोक की, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला आदि प्रमुख नगर थे। तक्षशिला पश्चिम, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने का मार्ग था। जो तक्षशिला था, वह उत्तर पश्चिम एवं मध्य एशिया
जाने के लिए एक मार्ग भी था, और दूसरी तरफ उज्जैन जो था, उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत वाले रास्ते में पड़ता था। मतलब उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत का क्या था, मिलन बिंदु था। उसके बाद शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों के ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण करते थे मध्य भारत में, और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग क्या करते थे, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, भिन्न भिन्न का खाना खाते थे, भिन्न भिन्न के तरीके से रहते थे। ये सब भिन्नताएं थी। यहाँ पर मानचित्र में आप लोगों को मौर्य साम्राज्य के उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेख दिए गए हैं। जो प्रमुख नगर हैं वो आपको काले बिंदुओं से दर्शाए गए हैं, महत्वपूर्ण नगर, और जो अभिलेख हैं वो लाल बिंदुओं से दर्शाए गए हैं। हम देखें यहाँ पर जो अशोक के जो प्रमुख आपके अभिलेख हैं उन्हें देखें। ब्रह्मगिरी अभिलेख है, मास्करी अभिलेख है। मास्की एवं गुजरा अभिलेख एक ऐसे अभिलेख हैं जिनमें अशोक को अशोक कहा गया है। बाकी जो भी अन्य अशोक के अभिलेख मिले हैं उसमें प्रियदर्शी राजा कहा गया है, सन्नति है, सोपारा है, गिरिनार है, पन गुररीबा है। उज्जैन एक प्रमुख नगर था उस समय का, रूपनाथ है, कौशाम्बी, इलाहाबाद, सारनाथ ये है। पाटलिपुत्र एक प्रमुख नगर था, नगर की राजधानी थी। लौरिया है, और साथ ही साथ रामपुरवा है, लुम्बिनी है, बहापुर दिल्ली का है, टोपरा है, कालसी है उत्तराखंड का, मेरठ उत्तर प्रदेश में। ये प्रमुख भारत या भारतीय महाद्वीप के अशोक के या मौर्य काल के प्रमुख अभिलेख मिले हैं। जो अगर मैं बात करूं भारत से बाहर जो अभी है लगभग वो लंपक है, कांधार है। उस समय जो भारत हुआ करता था लगभग काबुल कांधार से भी आगे हुआ करता था। इसलिए जो अशोक के अभिलेख मिलते हैं आपको, कांधार, लंपक, मानसेहरा, शहबाजगढ़ी और तक्षशिला उस समय का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र भी था, एक प्रमुख नगर भी था। आगे चर्चा शुरू करते हैं। आइए, आशा करता हूं कि आप लोग ये सब समझ पाए होंगे। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती थी, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत पड़ती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी ज़रूरत पड़ती थी। राज्य एक छोटा सा राज्य होता था और साम्राज्य अनेक राज्यों को मिला करके, अनेक राज्यों के क्षेत्र के बराबर क्षेत्र को क्या कहते थे, साम्राज्य कहते थे। राज्य की सभी इकाइयाँ अपनी छोटी होती थी, चाहे वह सेना हो या अधिकारी हो। कम लोगों की ज़रूरत होती थी, जबकि कम टैक्स भी मिलता था, जबकि साम्राज्य में ज़्यादा टैक्स भी आता था, कर भी आता था, और साथ ही साथ ज़्यादा अधिकारी एवं ज़्यादा सेना की भी ज़रूरत होती थी। साम्राज्य का प्रशासन, मौर्य काल में साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, या अशोक के समय साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, उसको संक्षेप में यहाँ पर चर्चा करेंगे। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों में सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। जो पाटलिपुत्र पटना आधुनिक है, वहाँ पर सम्राट का सीधा शासन होता था। जबकि इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर क्या किया जाता था, इकट्ठा करके राजा के अधिकारियों के द्वारा राजा को दिया जाता था या नहीं। इन इलाकों में कर इकट्ठा करने के लिए राजा द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। जो आदेशों को सभी जो भी सजा जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी, उनको सजा देते थे। जो अधिकारी रखे होते थे, अगर वो राजा के आदेश का पालन
जनता नहीं कर रही है तो उनको दंड देते थे और अधिकारी को वेतन भी दिया जाता था। संदेहवाहक क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और वो राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार के वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। सबसे ऊपर या नहीं अगर पूछा जाए मौर्य काल में किसका पद था, तो वह सम्राट का पद था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। जो साम्राज्य के बाद, राज्य के बाद छोटी इकाई थी वो प्रांत थी, क्षेत्र थी। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों के शासन किया जाता था। जो अशोक की अनेक राजधानियां थी वो ऐसे ही छोटे क्षेत्र प्रांतों की राजधानियां हुआ करती थी। राजधानी के शासन किया जाता था तक्षशिला और उज्जैन से, और कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे अभी एक पूरा भारत है तो उसकी पूरी की पूरी राजधानी दिल्ली है, जबकि अनेक राज्य हैं भारत के अंदर, तो उनकी जैसे उत्तराखंड की आपके देहरादून, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, इस तरीके से उस समय ये प्रांतीय राजधानियाँ हुआ करती थी तक्षशिला और उज्जैन। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों का वहाँ का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। जो वहाँ पर गवर्नर होते थे वो राजकुमारों को बनाया जाता था। राज परिवार से ही उन लोगों की नियुक्ति की जाती थी। लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को भी माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच सॉरी विस्तृत क्षेत्र थे। इसके इलाके में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर ही नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। जो प्रदेश के केंद्र के बीच विस्तृत क्षेत्र थे, इनके इलाके में मौर्य शासक मार्ग है, नदियां हैं, इन पर नियंत्रण रखा करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर भेंट के रूप में मिलते थे उन्हें इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंकाल के लिए और दक्षिण भारत कंबल के लिए, जो उत्तर पश्चिम भारत था उस समय कंबल के लिए कश्मीर है, ये क्षेत्र है, और साथ ही साथ जो दक्षिण भारत था वह सोने के और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में भी क्या हुआ करते थे, इकट्ठा हुआ करते थे। नजराना क्या होता है इसे समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के लिए लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। नजराना मतलब जो राजा को स्वतः ही लोग किसी विशेष अवसर पर उपहार के रूप में देते थे। राजधानी में सम्राट क्या है ये समझने का प्रयास करेंगे। मेगस्थनीज एक व्यक्ति है, एक दरबारी है, विदेशी यात्री है, उसके विषय में यहाँ पर दिया गया है। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दक्षिण पश्चिम यूनानी राजा, दक्षिण यूनानी राजा कहें, दक्षिण पश्चिम यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। प्रश्न पूछा जाता है कि मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो यहाँ पर लिखा गया है। और प्रश्न पूछा जाता है कि मेगस्थनीज कहाँ का निवासी था। मेगस्थनीज यूनान का निवासी था। या प्रश्न पूछा जाता है कि मेगस्थनीज किसके आदेश पर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, या किस शासक ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, तब हम कहेंगे सेल्यूकस निकेटर राजदूत था जो कुछ विवरण देता है। अब मेगस्थनीज क्या कह रहा है उसके विवरण को हम एक नज़र में देखेंगे। यहाँ हम उसके विवरण का अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में
जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते और कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते का झुंड रहता था और जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे और वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करें। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ये मेगस्थनीज लिख रहे हैं उस समय के विवरण को। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में क्या लिखते थे वह, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिला वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्य काल में घर किसके बने थे, या मौर्य का या चंद्रगुप्त मौर्य का राजभवन किससे बना था, तो वह लकड़ी और कच्चे ईंटों से बना था। राजा का महल भी काठ से बना हुआ था। यहाँ पर आ गया कि जो राजा का महल था वह काठ से बना था, मतलब लकड़ी से बना था। प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे बना था। चंद्रगुप्त मौर्य का महल काठ से बना था जिसमें पत्थर की क्या की गई थी, नक्काशी से अलंकृत किया गया था। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाओं से बने पेशरों से घिरा हुआ था। राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर क्यों खाना खाते थे, ये प्रश्न हम फिर से देखेंगे। अभी जब इस पाठ के बाद चर्चा करेंगे तो उसमें ये सब देखेंगे। उसके बाद और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसे चीज़ें लाकर दे। अशोक एक अनोखा सम्राट है। इसके विषय में हम चर्चा कल करेंगे क्योंकि यहाँ पर निश्चित तौर पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर हम इसी पाठ में इसे चर्चा करेंगे तो इसके अगले भाग में चर्चा करेंगे। आप लोग हमारे साथ यूं ही बने रहें, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, काफ़ी रुचिकर रहेगा। अशोक एक अनोखा सम्राट के विषय में जानना। आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में नीचे जो बेल आइकन होता है उसे ऑल नोटिफिकेशन में रख सकते हैं, जिससे कि हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।